नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव सिंह, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जहां अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट नॉलेज को हम क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आए। दुबई इतना अमीर कैसे बना है, दुबई के पास इतना पैसा कहां से आया, दुबई इतना री एक्सपोर्ट हब जो बनाया वो कैसे बना है, दुबई ने क्या क्या टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, क्या वो ऐसा कर रहा है कि हर चीज वो बड़ा सोचता है, हर चीज वो कर पाता है। बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं दुबई में, जितने भी वर्ल्ड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका 25% कंस्ट्रक्शन दुबई में हो रहा है। तो ऐसा क्या हो रहा है, शेख मोहम्मद साहब ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या उनकी विजनरी है, क्या उनको मोटिवेट हुए, क्या उनके साथ में ऐसा हो रहा है कि वो इजी डूइंग ऑफ बिजनेस की तरफ बढ़ रहे हैं, फ्री जोन बना रहे हैं, टैक्स फ्री सैलरी दे रहे हैं। तो वो ऐसे कैसे कर पा रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन का आंसर लेके आए छोटी सी वीडियो में बने रहे हमारे साथ। सबसे पहले हमारा पॉइंट है हिस्ट्री। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दुबई हम लोग 1800 से चालू करेंगे, उससे पहले वाली हिस्ट्री के बारे में नहीं बात करेंगे। जस्ट 1822 में जस्ट एक छोटे से टाउन से चालू हुआ था दुबई। जस्ट अराउंड 700 to 800 पीपल, मतलब 700-800 लोग थे वहां पर। बहुत ज्यादा कोई बड़ा सिटी, बड़ा शहर या कोई बहुत बड़ा डेवलप कुछ नहीं था। रेगिस्तान, बिल्कुल जंगल, कुछ नहीं था, पेड़ पौधे पत्ते पानी कुछ नहीं। ओनली 700-800 लोगों से बनकर एक छोटा सा टाउन था जो कि पूरा रेगिस्तान, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है वहां पर। फर्स्ट टेलीफोन कंपनी 1959 में आई है दुबई में। अगर मैं बात करूं एयरपोर्ट की तो फर्स्ट एयरपोर्ट 1960 में वहां पर स्टार्ट हुआ। अगर गोल्ड शिपिंग की बात करूं, जो कि लंदन से गोल्ड शिपिंग होना चालू हुआ था दुबई में, वो 1966 में आया, जो कि हिंदुस्तान से गोल्ड लेके गया था लंदन में। जब अंग्रेज हमारे ऊपर 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, तो यहां से एक हमने वीडियो बनाया कि जो सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को बोला जाता था, तो कैसे सोने की चिड़िया उसको बोला जाता था, तो हमारे पास में कितना गोल्ड था। तो हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड का 25% बिजनेस करता था, एक्सपोर्ट करता था, सामान बेचता था। जो हमारे यहाँ के व्यापारी थे वो हिंदुस्तान से लेके पूरे अलग अलग विदेशों में जाते थे और वहां से उस सामान के बदले पैसे के बजाय गोल्ड लेके आते थे। उस टाइम डॉलर वॉलर ये सब कुछ नहीं चलता था, तो इसलिए हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सोना इकट्ठा हो गया था और उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। और आगे भी बोला जाएगा। हम लोग उसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं, आप एफर्ट लगा रहे हैं, आप एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हमारा पूरा फैमिली आपके साथ है, हमारा पूरा कंपनी आपके साथ है, हमारा स्टेट काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट काम कर रहा है, कंट्री काम कर रही है। हमारा जो अभी मेकिंग इंडिया जो हमारा प्रोजेक्ट चालू हुआ है, जो श्री नरेंद्र मोदी जी आगे लेके आए हैं कि हम जो भी बनाए अपनी कंट्री में बनाए, उसको बाहर बेचे और उसके अगेंस्ट में तो डॉलर लेके आए या फिर सोना लेके आए। तो डॉलर में आजकल काम हो रहा है, सोने में काम नहीं हो रहा है। तो जब हिंदुस्तान को लूट के लेके गए तो वहां जर्नल को पूछा गया कि तुम आए हो 1947 में, जब सब डिसाइड हो गया कि हाँ वो लोग अंग्रेज लोग जाएंगे, तो वो गया है। उसको मीटिंग में वहां पूछा गया व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम इंडिया, तो उसने बोला कि मैं 900 शिप्स, 900, 1 2 3 5 शिप्स की मैं बात नहीं कर रहा हूं। एक शिप में लैक्स ऑफ टन सामान आता है, जैसे हम कोयला इंपोर्ट करके लाते हैं। तो एक ही वेजल में, एक शिप में, आपको ज्यादा उसके बारे में आइडिया भी होगा कि बड़े शिप कितने बड़े बड़े होते हैं। तो 900 शिप्स वो भर के लेके गया था हिंदुस्तान से, पूरा लूट के लेके गया। सोने की चिड़िया जो थी, क्योंकि अलग अलग लोगों की इसके ऊपर नजर थी हिंदुस्तान के ऊपर, तो अलग से हमने वीडियो बनाया, उसमें पूरा डिटेल में हमने रिसर्च करके बताया है कि किस किस लोगों ने कब कब आक्रमण किया, मुगल कब आए, क्या कैसे कैसे आक्रमण किया है, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। अभी हम बात करें कि दुबई कैसे आगे बढ़ा। दुबई के जो ऑयल, अगर बात करें कि ऑयल डिस्कवर कब हुआ, तो 1966 में दुबई ऑयल जो डिस्कवर हुआ है, और ओनली उसकी इकोनॉमी का 1%, मात्र 1% कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में दुबई की। बाकी अगर बात करें तो वो टूरिज्म इंडस्ट्री से लाता है, वो फाइनेंशियल हब बना हुआ है, वो अलग अलग स्टेप्स क्या लिए उसके बारे में अगर बात करें कि व्हाट स्टेप्स दुबई है टेकन टू डेवलपमेंट, और वो इतना डेवलपमेंट कर गया कि आप देखिए 1979, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 1979 में दुबई गवर्नमेंट यानी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो उसके शेख मोहम्मद साहब है, शेख मोहम्मद साहब ने अलाउ किया कंपनीज को टू इंपोर्ट अनरिस्ट्रिक्टेड लेबर। यानी देखिए ध्यान से सुनिए, एक बात और बताता हूं, अनरिस्ट्रिक्टेड लेबर इंपोर्ट, यानी आप कितना भी लेबर
लेबर इंपोर्ट करो, कोई आपको टैक्स देना नहीं, कोई कस्टम ड्यूटी पे नहीं करना है, जस्ट आपको रिकॉर्ड रखना, अपने लाइसेंस रखना कि इतना मैंने लेबर इंपोर्ट किया है। और लेबर कहां से इंपोर्ट करता है, मैं माफी चाहूंगा आपको, ये आसपास की कंट्री यानी जो नजदीक वाली कंट्री है जहां पर 52 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में काम करने वाली लेबर मिल जाती है, जैसे हिंदुस्तान में मिलेगी आपको, पाकिस्तान में मिलेगी, बांग्लादेश में मिलेगी, नेपाल में मिलेगी, जो डेवलपिंग कंट्री है और वो पैसा कमा के इधर उधर जाना, पैसा कमाने के लिए इधर उधर जाना पसंद करते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, मेरे भाई बहन, मेरे हिंदुस्तानी, मेरे सिटीजन, तो आप हिंदुस्तान को डेवलप करने में मदद कीजिए ताकि लोग डॉलर की बात ना करें, रुपीस की बात करें, वर्ल्ड में रुपीस चले और सब लोग हिंदुस्तान में आए। आज सब कोई दुबई जाना क्यों पसंद कर रहा है? दुबई में टूरिज्म इंडस्ट्री बना दिया है। टूरिज्म हम आगे बात करेंगे, टूरिज्म के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो उन्होंने इंपोर्ट कर, जो कितना भी लेबर आप इंपोर्ट करें उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा, अनरिस्ट्रिक्टेड कर दिया है। तो सब लोग वहां पर जाते हैं और वहां पे पैसा कमाते हैं और हिंदुस्तान में वापस आते हैं, पाकिस्तान में वापस आते हैं, अपनी अपनी कंट्री में वापस आते हैं। तो उसने क्या किया, इंपोर्ट किया लेबर और वहां पर उनको मोटिवेट करके उनसे काम करवाया। सेकेंड अगर स्टेप्स की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिफिशियल आइलैंड। तो आर्टिफिशियल आइलैंड जैसे नेचुरल आइलैंड रहता है कि समुद्र है उसके बीच में टापू बन गया तो वो बना आर्टिफिशियल हो गया, लेकिन ये मैन मेड है, शेख मोहम्मद साहब ने बनवाया है। आर्टिफिशियल जैसे पाम आइलैंड का आपने सुना होगा कि उसको किस तरीके से डिजाइन किया, मतलब वो कितना क्या विजनरी से सोचते हैं, कैसे उसका दिमाग चलता है और वो मतलब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट उससे करना था। तो हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, ये हमें सीखने वाली बात है। अगर हम किसी से कुछ सीखते हैं तो उसमें कोई हमारा ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। मैं आज भी अपने क्लाइंट से सीखता हूं, अपने स्टूडेंट से सीखता हूं, तो आप भी कभी भी आपको कुछ सीखने का मौका मिलता है, जैसे शेख मोहम्मद साहब से हमें यहां मौका मिल रहा है कि कैसे हम अपनी कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज कर सकते हैं। तो शेख मोहम्मद साहब ने उसको सर्कुलर ना बना के पाम को आइलैंड जो उन्होंने आर्टिफिशियल बनाया, एक ट्री की शेप में बनाया, एक सर्कल है, सर्कल में एक ऐसे ट्री बनाया है, तो उसमें क्या फ्रंट फेसिंग, उसको क्या ज्यादा कॉस्ट पे वो बेच पाएंगे। लगभग स्टार्टिंग रेंज अगर हम बताएं जो हमें ड्यूरिंग इंटरनेट रिसर्च में मिला है, 15 करोड़ से उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। एक 5 BHK बंगलों का, 5 BHK बंगला वहां 15 करोड़ से ही स्टार्ट हो जाता है। उसके नीचे वहां पर जो रेजिडेंसी है वो वहां पर अलाउ नहीं है। और आप बात करें कि वहां पर जो पाम हाउस का आप फिगर देखिए, एक ट्री की शेप में बनाया, मतलब वो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, उसके इधर भी समुद्र फेसिंग यानी सी फेसिंग होगा, इधर भी सी फेसिंग होगा। तो मैक्सिमम वो कवर किया कि सब जो घर है जो वेला है उसका सी फेसिंग हो, सो दैट ही कैन एक्सट्रैक्ट as much as money he can। तो उसने मैक्सिमाइज किया है। तो हमें सीखने वाली चीज है कि कैसे हम ऑप्टिमाइज करें अपने रिसोर्सेज को और उससे मैक्सिमम आउटपुट ले, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ट्री की शेप में जो उन्होंने बताया 2001 में स्टार्ट हुआ था, 2009 में उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। विद इन 8 इयर्स उन्होंने पाम ट्री पूरा बना दिया जो आर्टिफिशियल आइलैंड थे। इसलिए वहां लोग मतलब जो अमीर लोग है, मेरे पास पैसा है तो मैं कहां खर्च करूंगा, कुछ ना कुछ अपने लिए खरीदूंगा, तो लोग वहां पे खरीदने जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें बुर्ज खलीफा, देखिए बुर्ज खलीफा 2004 में स्टार्ट हुआ। जब मेरा इंजीनियरिंग का सेकंड ईयर था तो उतना डिटेल में मुझे नहीं आइडिया था क्या इकोनॉमी होती, क्या पैसा होता है, उस टाइम तो हम पढ़ने में लगे थे। तो 2004 में स्टार्ट हुआ, 2009 में कंप्लीट कर दिया, यानी 5 साल में इतना बड़ा, क्योंकि बड़ा सोचते हैं और करके भी दिखाते हैं। सोचना ही नहीं है, उस पर एक्शन भी लेना है। एक्शन लेते हैं, लेबर इंपोर्ट करते हैं और वर्ल्ड का जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उसका 25% दुबई में काम हो रहा है। आप इसके बारे में रिसर्च करके देख लिए। हम आगे बढ़ना है, हमें हमारे देश को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए आपको सोचना है कि कैसे हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके। बुर्ज खलीफा बनाया जिसके अलग अलग वर्ल्ड रिकॉर्ड नाम उसके पास है, जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है जिसकी हाइट अराउंड 829.8 मीटर, मतलब रफली हम बोल सकते हैं कि 830 मीटर है। अगर उसको फिट्स में बात करें 2722 फिट्स उसकी हाइट है। और वो अगर उसकी बात करें कि कंस्ट्रक्शन जो स्टार्ट हुआ था 2004 से 9 में कंप्लीट हो गया, 5 साल में। टॉलेस्ट बिल्डिंग है जो कि लंबी जो ऊंची बिल्डिंग है, वर्ल्ड लार्जेस्ट मतलब टॉलेस्ट बिल्डिंग है।
लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है, यानी जो फ्रीली विदाउट सपोर्ट कोई स्ट्रक्चर खड़ा हो सकता है तो उसके नाम पे भी वो टालेस्ट है, सबसे ऊंचा है। हाईएस्ट नंबर ऑफ फ्लोर्स है, जो नंबर ऑफ फ्लोर्स है स्टोरी है 163 टोटल फ्लोर्स है, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बुर्ज खलीफा के नाम ही है। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर है, यानी किसी भी बिल्डिंग में जो नंबर ऑफ फ्लोर्स रहते हैं वो ऑक्यूपाइड कितने हैं और कितने एम्प्टी है या कितने किसी दूसरी चीज के लिए लगाए गए हैं। तो वर्ल्ड हाईएस्ट ऑक्यूपाइड फ्लोर इन ए सिंगल बिल्डिंग, ए वर्ल्ड रिकॉर्ड गोज टू बुर्ज खलीफा। एलिवेटर विद लार्जेस्ट ट्रेवल डिस्टेंस, ये भी बुर्ज खलीफा के नाम है। और बहुत सारे बुर्ज खलीफा के नाम ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि क्रिएट किए शेख मोहम्मद साहब ने। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट स्टेप की, री एक्सपोर्ट हब, पूरे दुबई को री एक्सपोर्ट हब बनाया हुआ, यानी दुबई इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट री एक्सपोर्ट हब आफ्टर हांगकांग एंड सिंगापुर। यानी हांगकांग और सिंगापुर तो रास्ते में पड़ता है, इसलिए लोग वहां पर सामान लाते हैं और फिर दूसरी जगह लेके जाते हैं। लेकिन दुबई में MOU जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो साइन हुआ था कस्टम के साथ में शेख मोहम्मद साहब का, कि आप इसको ऐसा वेयर हाउस बनाइए जो लोग यहां पर सामान रखे, फ्री जोन आप इसको बना दीजिए। तो फ्री जोन की अगर बात करें तो 52 किलोमीटर 52 स्क्वायर किलोमीटर का उन्होंने फ्री जोन बनाया हुआ है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एरिया है। 52 किलोमीटर, किसी भी कंट्री किसी भी सिटी में 52 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का कोई फ्री जोन या फिर कोई वेयर हाउस या फिर कोई ऐसे मतलब फैसिलिटी नहीं बनाई गई है, तो इसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड दुबई को ही जाता है। इंक्रीज एक्सपोर्ट, तो उन्होंने जो एक्सपोर्ट है अपना ऑयल, जो सब बाकी गल्फ कंट्री जो ऑयल निकाल रही है बेच रही है वो तो सब काम कर ही रही है, ऑयल को इन्होंने एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया है, पेट्रोकेमिकल इंक्रीज किया है, एल्यूमिनियम सीमेंट जो भी इनके पास रहता है वो इन्होंने एक्सपोर्ट में इंक्रीज किया ही है। अगर मैं बात करूं बूस्टिंग टूरिज्म इंडस्ट्री, तो टूरिज्म इंडस्ट्री पे इन्होंने मेन फोकस किया, जैसे बुर्ज खलीफा बनाया उसके बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। दुबई मॉल बना, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल है, आप उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। 7 स्टार होटल बनाया है, जो 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, जो जिसमें मतलब नॉर्मली लोग जा ही नहीं पाते हैं, सोच नहीं पाते हैं, वो उन्होंने बनाया, पानी के अंदर बनाया तो लोग उसमें जाना पसंद करते हैं। दुबई मॉल हो गया, 7 स्टार होटल हो गया, और ऐसे मतलब जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रोवोक करने के लिए बड़े बड़ी टॉलेस्ट स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग्स बनाई है ताकि लोग देखने के लिए वहां पर आए। अगर मैं बात करूं इंक्रीज बूस्टिंग FDI, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उनको उसके ऊपर फोकस किए ताकि लोग वहां पर जाके इन्वेस्ट करें। वहां पर जैसे अगर फॉर एग्जांपल मुझे लीजिए, मेरे पास में अगर 2 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए है, मुझे कहीं इन्वेस्ट करना है तो अपने किसी बिजनेस में लगाना, या फिर मैं कोई बिजनेस नहीं कर रहा हूं या फिर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरा बिजनेस स्लो चल रहा है, कोई एक अच्छा बिजनेस फास्ट चल रहा है या कोई रियल एस्टेट में फास्ट चल रहा है, तो मैं वहां जाके इन्वेस्ट कर देता हूं। तो लोग वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो लोग वहां पर इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो FDI को भी उन्होंने अच्छा बूस्टिंग दिया हुआ है। थिंकिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ 10x, यानी जो भी सोचते हैं, जो भी आपके पास है वर्ल्ड के पास जो भी सबसे बड़ा, उससे 10 गुना बड़ा मैं दुबई में बनाऊंगा। ये शेख मोहम्मद साहब का विजन है और वो उसको करके भी दिखाते हैं, जैसे उन्होंने बहुत सारी चीजों में करके भी दिखाया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, उन्होंने ये विजन लिया है कि जो भी मैं करूंगा बड़ा करूंगा और सबसे बड़ा करूंगा, द ओनली वन। अगर मैं बात करूं इजी डूइंग ऑफ बिजनेस, तो इजी डूइंग ऑफ बिजनेस में 60 नंबर प्लेस पे आता है यूएई का नाम, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और वो धीरे धीरे इसमें और ग्रो कर रहे हैं। अगर टैक्स फ्री सैलरी की बात करूं तो दुबई में टैक्स फ्री सैलरी, तो इसलिए लोग अट्रैक्ट होते हैं कि जितना भी मुझे, जैसे मैं 2 लाख रुपए अगर मंथली कमा रहा हूं तो मुझे 30,000 रुपए 40,000 रुपए तो टैक्स ही भरना पड़ जा रहा है, तो मेरे पास अल्टीमेटली 170 ही आ पा रहा है। तो वहां पर अगर आप 2 लाख रुपए कमा रहे हैं तो पूरे 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में सीधे आ जाते हैं। अगर अर्निंग फ्रॉम फाइन की अगर बात करें, कुछ भी लोग वहां पे गलत काम करते हैं तो उसके ऊपर इतना हैवी टैक्स लगा देते हैं, हैवी फाइन, सॉरी टैक्स नहीं फाइन लगा देते हैं, तो लोग वहां गलती करने के चांसेस ही भूल जाते हैं। तो ये हमने इंडिया में भी अभी धीरे धीरे मोदी गवर्नमेंट ने चालू किया कि आप कोई भी टैक्स, कोई भी फाइन को इतना बढ़ा दे कि आदमी फिर उसमें गलती करने का सोचे ही ना, लोगों के पास में डिसिप्लिन आ जाता है। यानी अगर आपकी गाड़ी गंदी दिखाई दे रही तो 200 दिरहम ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, कोई पुलिस आपके पास नहीं आएगी, पुलिस फ्री। मतलब पुलिस को तो उन्होंने इतना लग्जरी बनाया हुआ है। वर्ल्ड की जो सबसे ज्यादा अमीर अगर पुलिस है तो वो दुबई की पुलिस है, आप इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। मेकिंग वर्ल्ड लार्जेस्ट गोल्ड मार्केट, यानी जैसे मैंने बताया कि यहाँ हिंदुस्तान से वो लंदन लूट के लेके गए थे अंग्रेज लोग गोल्ड, और वहां से दुबई ने इंपोर्ट किया है और अपनी कंट्री, अपनी दुबई में एक बड़ी मार्केट बनाई हुई है
जैसे दिल्ली में आप पालिका बाजार देखेंगे तो उससे भी बहुत बड़ी मार्केट बनाई जिसमें 380 शॉप्स है, बड़ी बड़ी शॉप, और उसमें गोल्ड, डायमंड, ये सब का ही काम होता है। मतलब मेनली गोल्ड का है, गोल्ड का ही उसको मतलब जो मार्केट है, मार्केट को ही गोल्ड का नाम दिया गया है। गोल्ड सूक मार्केट दुबई की सबसे बड़ी मार्केट है और पूरे वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी मार्केट है। गोल्ड के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, अगर आपने देखा तो मेरे चैनल पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। बूस्टिंग इन द रियल एस्टेट सेक्टर, यानी रियल एस्टेट सेक्टर में वो अभी 3D प्रिंटिंग के लिए जा रहे हैं, 3D प्रिंटिंग से बिल्डिंग बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो जरूर आप इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए। हर एक उस हिंदुस्तानी को शेयर कीजिए जो कि इंटरनेशनल बिजनेस में आना चाहता है या फिर ग्रो करना चाहता है, और ऐसे हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच।